So good evening everyone, welcome to the second video of microorganisms friend and foe, class 8, chapter 2nd. So before moving on, I would like to revise what we did in the previous class. So we studied that there are some organisms apart from plants and animals that we cannot see and they are known as microorganisms. तो कुछ organisms हैं ऐसे जिनको हम देख नहीं सकते हैं plants and animals के अलावा, एंड उन ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमें एक स्पेशल डिवाइस की जरूरत पड़ती है जिसको हम क्या बुलाते हैं, माइक्रोस्कोप। तो इन ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। माइक्रो मींस वेरी स्मॉल, तो वो इतने छोटे हैं कि हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। दैट इज व्हाई वी नीड हेल्प ऑफ सम अदर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। तो एग्जांपल के तौर पे अगर आपको समझाएं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, तो देखो मॉइस्ट ब्रेड होता है बेटा, वो स्पॉइल हो जाता है मॉनसून सीजन के दौरान। उसके ऊपर ग्रेइश व्हाइट कलर के पैच दिखते हैं, जैसा आपको इस ऑलरेडी नोट्स में दिख रहे होंगे। तो इन पैचेस को हम क्या बोलते हैं? ये पैचेस वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्चुअली में एक फंगस है। तो क्यों हुआ ऐसा बेटा? फंगस एयर में प्रेजेंट होता है, उसको दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो होने के लिए, एक वार्म टेम्परेचर, दूसरा मॉइस्चर। तो ब्रेड मॉइस्ट थी, उसमें न्यूट्रिशन था और एयर थी, और टेम्परेचर राइज होने की वजह से ये ब्रेड के ऊपर ग्रो करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे फैलता गया। इट स्टार्टेड जर्मिनेटिंग और ब्रेड को स्पॉइल करता चला गया। ठीक है, अगर इसी तरीके से अगर आप सॉइल का थोड़ा सा पार्ट वो लो, थोड़ा सा सॉइल लो, उसमें पानी डाल के अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि सॉइल में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, टाइनी ऑर्गेनिजम्स आर मूविंग। तो ये जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। हाँ, लेकिन इनके भी अलग अलग डिविजन्स हैं, तो हर टाइनी ऑर्गेनिज्म भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लास में आएगा ये जरूरी नहीं। देयर आर सर्टेन डिविजन्स आल्सो, इन डिविजन्स का भी हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, फंगस के अलावा और कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है बेटा जिसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हो, ये ध्यान रखना है आपको। सो फंगस इज द ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। रेस्ट फॉर ऑल अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यू विल बी नीडिंग अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। तो टाइप्स में हमने देखे थे 4 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ एंड एल्गे। बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी एक स्ट्रॉन्ग सेल वॉल होती है। ठीक है, ये उन्हीं माइक्रोस्कोप के अंदर देखे जा सकते हैं जिनकी इमेज को बढ़ाने की पावर 100 टाइम्स से 1000 टाइम्स है। जैसे किसी एक इमेज को अगर आप जूम करें, उसको आप 100 टाइम्स जूम कर सकें, तो इतने पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर ही आप इसको देख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया के विब्रियो कॉलरे एज वेल एज सल्मोनेला। ठीक है, और बैक्टीरिया से कौन कौन से डिजीजेस हो सकते हैं? टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये आप देखो एक डायग्राम है यहाँ पर, कॉमा शेप बैक्टीरिया विब्रियो कॉलरा, जिससे कॉलरा होता है, उससे उसका दूसरा नाम कॉमा शेप बैक्टीरिया भी है बेटा। तो दिस इज द पिक्चर। अब हम फंगाई की बात करते हैं। ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। तो नॉन ग्रीन प्लांट्स हमने पढ़ा है, जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ओनली ग्रीन प्लांट दैट हैव द पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल are capable enough of producing food by the process of photosynthesis। तो ये जो फंगस है ये नॉन ग्रीन होते हैं, तो इसलिए वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे पैरासाइट्स की तरह रहते हैं। ठीक है, ताकि ये अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म, और जिन ऑर्गेनिजम्स पे रहते हैं जिससे ये अपनी न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, एनर्जी डिराइव करते हैं, उन्हें हम क्या बुलाते हैं? होस्ट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी, सो दीज आर होस्ट ऑर्गेनिजम्स। अब आगे चलते हैं। पेनिसिलिन और पिकीनिया, ये ऐसे दो फंगस हैं जो वीट को खराब करते हैं। गेहूं होता है हमारा, गेहूं की लीफ पे जो रस्ट आता है वो इनकी वजह से आता है। और इसके अलावा जो ब्रेड मोल्ड है, हमने जो ऊपर एग्जांपल देखा था ये ब्रेड का, तो दिस इज अगेन ब्रेड। ये जो नीचे आप देख रहे हो ना बेटा, ये भी पूरा ब्रेड है। तो ये ब्रेड जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, जो फंगस इसके ऊपर ग्रो हो रहा है, दिस इज अगेन द सेम बैक्टीरिया, सेम फंगस दैट इज पिकीनिया। ठीक है, इससे ह्यूमंस में कौन से डिजीजेस हो सकते हैं? रिंगवर्म। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है एल्गे की। एल्गे सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है जो ज्यादातर एक्वेटिक होता है। ये वाटर बॉडीज में ही ग्रो करता है। इनके पास सेल वॉल भी होती है, क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल होने की वजह से दे आर केपेबल इनफ टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, फोटोसिंथेसिस, दे रिक्वायर फोटोसिंथेसिस। एल्गे यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं एज वेल एज मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं।
ठीक है, एग्जाम्पल क्लामाइडोमोनास एंड स्पायरोगैरा, तो दीज आर टू एल्गे. नाउ अगेन मूविंग ऑन. तो ये क्लामाइडोमोनास है बेटा हमारा, जो ये वाला ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहा है, दिस इज क्लामाइडोमोनास एंड दिस इज स्पायरोगैरा. ठीक है, अब हम आते हैं प्रोटोजोआ पे. प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें तो ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ भी, और ये इंडिपेंडेंटली भी रहते हैं और पैरासाइट्स की तरह भी रहते हैं. इंडिपेंडेंटली यानी किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, और कुछ पैरासाइट्स की फॉर्म में रहते हैं, यानी वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है अपने न्यूट्रिशन के लिए. ठीक है जी. तो मेनी ऑफ द पैरासिटिक प्रोटोजोआ कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग. तो प्रोटोजोआ तीनों के अंदर डिजीजेस स्प्रेड कर सकते हैं, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, एज वेल एज ह्यूमन बीइंग में भी. अगर एग्जांपल की बात करें तो प्रोटोजोआ के एग्जांपल्स होते हैं अमीबा, प्लाज्मोडियम एज वेल एज पैरामीशियम. तो प्लाज्मोडियम से कौन सा डिजीज होता है पता है आप लोगों को? प्लाज्मोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया. ठीक है, मलेरिया इज बिकॉज ऑफ प्लाज्मोडियम ओनली. अब आगे चलते हैं. अब बारी आती है आगे वायरसेस. अब वायरसेस को हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ नहीं रखा. वायरसेस की जब भी हम स्टडी करते हैं, इसे हम ऑल टुगेदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की तरह ट्रीट करते हैं. ठीक है, अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो वायरसेस को लेके कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं. एक तो वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ओनली इनसाइड सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म. जब तक उन्हें होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल्स के साथ टच में नहीं आएंगे तब तक वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. उस टाइम पीरियड तक वो इनएक्टिव रहेंगे. तो वो प्लांट भी हो सकता है उनका, वो एनिमल भी हो सकता है, एज वेल एज कोई और बैक्टीरिया भी हो सकता है. तो दे वायरसेस कैन इवन डैमेज बैक्टीरिया आल्सो. ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स हैं जैसे हमारे कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और कफ्स, ये सब वायरसेस की वजह से होते हैं बेटा. और वायरसेस की वजह से कुछ वेरी पेक्यूलियर डिजीजेस लाइक चिकन पॉक्स एंड पोलियो, दे आर आल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस ओनली. ठीक है जी, तो ये हमारे हमने पिछले क्लास में करा. सो नाउ दैट वी आर स्टार्टिंग विद वेयर डू दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव. तो आज हम देखेंगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑलमोस्ट हर तरह के एनवायरमेंट में रह सकते हैं, जैसे रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट्स टू मैनी मार्शी लैंड्स. अब इसका अगर थोड़ा सा अगर स्पेसिफिकली देखें तो अब बैक्टीरिया, रैंडम बैक्टीरिया जो है वो बेटा -5 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक के टेम्परेचर पे इजीली सरवाइव कर सकता है. तो इतना वेरिएशन है. -5 इज वेरी आइस कोल्ड, 30 डिग्रीज इज नॉर्मल वार्म टेम्परेचर. तो वो इस तक सरवाइव कर सकता है बहुत इजीली. ठीक है, और अगर इनके बारे में हम बात करें कि कौन सा कहाँ पे रह सकता है, तो आगे चलते हैं. कुछ तो ऐसे हैं वो दूसरी बॉडी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर रह सकते हैं, ह्यूमंस के अंदर रह सकते हैं, पैरासाइट्स, और कुछ ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. ठीक है जी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ रह सकते हैं? दे कैन लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. आइस कोल्ड क्लाइमेट में रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग में रह सकते हैं, डेजर्ट्स में रह सकते हैं, मार्शी लैंड्स में रह सकते हैं. मार्शी लैंड कौन सा होता है बेटा? वो जो दलदल वाला इलाका होता है. ठीक है, जो ना पूरी तरह पानी होता है और ना सॉलिड होता है, तो उसको मार्शी बोलते हैं. जो जंगलों में होता है जनरली, रेन फॉरेस्ट में एरियाज बहुत पाए जाते हैं. जहाँ पर भी वेजिटेशन बहुत थिक होता है उधर एरियाज जरूर पाए जाते हैं जहाँ बारिश ज्यादा होती है. ठीक है, तो आगे चलते हैं. तो बैक्टीरिया के बारे में भी हमने देखा. सो दे कैन इजीली सर्वाइव टू द टेम्परेचर्स ऑफ -5 to 30 डिग्री, व्हिच इज क्वाइट वेरिएबल. ठीक है ना. और अगर हम इनके अगर हम देखो, आपको घर वाले टोकते हैं हमेशा कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इसलिए खाना गर्म करके खाना चाहिए. क्यों ऐसा क्यों बोला जाता है? उसका रीजन ये है बेटा कि 100 डिग्री सेल्सियस जनरली अगर हम बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इजिली मर जाते हैं. ठीक है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि कभी भी अगर पानी भी पीना है आपको तो आप 100 डिग्री सेल्सियस तक उसको बॉईल कर लो और उसके बाद पियो. तो बॉईल करने का फायदा यही है, उसके अंदर जितने भी बॉईल करने से क्या होगा, जितने भी माइक्रोब्स प्रेजेंट थे उसके अंदर दे विल बी किल्ड. ठीक है जी, आगे चलते हैं एक बार. अब
आगे स्टडी करेंगे इसको और ज्यादा। हमने देख लिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। इन दोनों के ऊपर अब हम नजर डालेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे हैं और ये हमारे पास हार्मफुल कैसे हैं। इसका मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया, एक बार देखो। यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स पे आते हैं पहले। तो सबसे पहले क्या है यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स में, पहले क्या आया बेटा, प्रिपेयरिंग कर्ड बेकरी। बेकरी में यूज होता है ब्रेड एंड केक में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कर्ड यानी दही बनाने के काम आते हैं, केक, पेस्ट्रीज, ब्रेड, इन सब के मेकिंग में काम आता है। दूसरा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। तो अल्कोहल बनाने के काम आता है, वाइन्स बनाने के काम आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर आगे मेडिसिनल इंडस्ट्री में भी इनके यूजेस हैं बेटा, जैसे वैक्सीन्स बनाने में, एंटीबायोटिक्स बनाने में भी यूज होते हैं ये। फिर सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा रोल है। सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर देते हैं। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें हेल्प करते हैं ताकि हम सॉइल को नॉरिश कर सके और वो एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स उसमें रिप्लेनिश हो सके। देन इसके अलावा वो एनवायरमेंट क्लीनिंग का भी काम करते हैं। इन सारी चीजों को हम डिटेल में देखेंगे। अब हम एक बार हार्मफुल इफेक्ट्स पे भी नजर डाल लेते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो हार्मफुल इफेक्ट कैसे, कॉजिंग डिजीजेस इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट्स में भी डिजीजेस होते हैं। तो दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। तो आगे अब हम यूजेस को पहले डिटेल में स्टडी करेंगे, फिर हम हार्मफुल इफेक्ट्स पर जाएंगे। एक बार यूजेस को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो देखो क्या यूजेस के बारे आई। सबसे पहले हमने देखा था क्या था, विच वाज प्रिपेयरिंग कर्ड बेकरी, ब्रेड एंड केक। तो पहले कर्ड देखते हैं। तो कर्ड के केस में हमें बेटा कौन सा बैक्टीरिया सबसे ज्यादा यूजफुल होता है, लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस वो बैक्टीरिया है जो हमें रिक्वायर्ड होता है फॉर प्रोडक्शन, फॉर प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। ठीक है, बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ये करता क्या है, मिल्क के अंदर मल्टीप्लाई होता रहता है। यानी पहले जितने पार्ट में ये ऐड हुआ है, मिल्क के साथ लगातार लगातार मल्टीप्लाई होता रहता है और उस पूरे मिल्क को एट वार्म टेम्परेचर चेंज कर देता है किसमें, कर्ड में। तो मेन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, हमें एक चीज के लिए जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर, वो क्या होती है कि वो कोई वार्म एरिया होना चाहिए। इसलिए कई बार ऐसा होता है सर्दियों में दही की फॉर्मेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। Why? Because temperatures are low. So making curd is quite difficult during winters, but when we talk about summers, so in summers curd can be easily prepared because the temperatures are already high. ठीक है, then moving on further, बैक्टीरिया का और कहाँ पे यूसेज है बेटा, बैक्टीरिया हमारा यूज होता है हेल्प्स इन मेकिंग चीज एंड पिकल्स आल्सो। तो पहले हमने कर्ड देखा, कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया यूज हुआ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज लैक्टोबैसिलस। This lactobacillus is responsible for conversion of milk into curd। और मैंने बताया था कि ये कैसे होता है कि जब कर्ड जो है वो मिल्क के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो मल्टीप्लाई होता रहता है और पूरे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। बस इसके लिए थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है हमें। फिर बैक्टीरिया का दूसरा और क्या हेल्प देखा हमने, इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन मेकिंग चीज एज वेल एज पिकल्स। अब नेक्स्ट क्या आया हमारे पास, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास मेकिंग ऑफ ब्रेड एंड अल्कोहल। ब्रेड और अल्कोहल बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत है, ब्रेड और अल्कोहल बनाने के लिए हमें जरूरत है ईस्ट की। तो हम देखेंगे ब्रेड के लिए भी और अल्कोहल के लिए भी, दोनों के लिए हमें ईस्ट चाहिए। सो ईस्ट इज वेरी क्रिटिकल फॉर प्रिपरेशन ऑफ बोथ अल्कोहल एज वेल एज ब्रेड। ईस्ट इज वेरी एसेंशियल फॉर बोथ। ठीक है, आगे चलो। अब ईस्ट के अंदर ऐसी क्या खास बात है जो ईस्ट हमारा ब्रेड और अल्कोहल में प्रिपेयर होता है, बेटा ईस्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है जो होती है फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन की वजह से, बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी शोन बाय ईस्ट, ईस्ट इज वेरी कमर्शियली यूजफुल इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एज वेल एज केक। अब ये फर्मेंटेशन की प्रॉपर्टी क्या है, तो ये देखो मैंने नीचे नोट डाल के हाईलाइट करके, फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है इसमें शुगर हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है ईस्ट के डलने की वजह से। तो पहले इसमें देखते हैं हम क्या, पहले हम केक पे नजर मारते हैं, अल्कोहल को बाद में स्टडी करेंगे। सर मैंने डेफिनेशन बता दी है। केक के केस में क्या होता है, केक के केस में ईस्ट जो है वो रिप्रोड्यूस होता रहता है रैपिडली, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होता है केक के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में। अब कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में प्रोड्यूस होगी, बबल्स के फॉर्म में।
ये बबल्स जो हैं ये एस्केप नहीं कर पाते। किसको एस्केप नहीं कर पाते? आपके एनसीईआरटी में छोटा सा एक्सपेरिमेंट दे रखा है कि हम ½ kg वो ले लेंगे, मैदा ले सकते हैं या आटा ले सकते हैं, और उसके अंदर ऐड करेंगे वार्म वाटर प्लस थोड़ा सा शुगर एज वेल एज वी विल ऐड ईस्ट। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, देखो जब हमने ये ईस्ट ऐड किया बेटा, तो ईस्ट जो है ना ये रैपिडली, ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली, तो ये ईस्ट जो है वो रैपिडली रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे जैसे ये जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस होता रहेगा, ये क्या प्रोड्यूस करता रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्रोड्यूस करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? जो बबल्स हैं इस गैस के, ये इस मिक्सचर के अंदर ही ट्रैप हो जाएंगे, और ट्रैप होने की वजह से जब ये बबल्स इस डव के अंदर ही हो गए हैं तो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, वॉल्यूम विल इंक्रीज, और ये उसको डव को क्या बना देगा? बहुत ज्यादा सॉफ्ट। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी एंड डव विल बी वेरी वेरी सॉफ्ट। इसलिए हमारे केक, पेस्ट्रीज, ब्रेड इतने सॉफ्ट होते हैं इसी की वजह से। तो एक बार फिर से नजर मारते हैं, एनसीईआरटी में एक्टिविटी दे रखी है जिसमें लिखा है कि ½ kg आटा लो, वार्म वाटर लो, शुगर लो और ईस्ट लो। तो ईस्ट डाल दो उसके ऊपर। तो ईस्ट क्या करेगा? ईस्ट रिप्रोड्यूस करना शुरू करेगा, अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, जैसे बैक्टीरिया मिल्क में कर रहा था सेम वे, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा रेस्पिरेशन के दौरान। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती रहेगी तो बबल्स फॉर्म होते रहेंगे गैस के, और वो डव को फिल कर देंगे। दे विल फिल द डव एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। इसकी वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी, यानी क्वांटिटी बड़ी लगेगी। क्वांटिटी बड़ी लगने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्वांटिटी क्यों बड़ी लग रही है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर ट्रैप्ड हो गई है, ट्रैप होने की वजह से बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट का अब और एक और प्रोसेस देखते हैं। तो ईस्ट का कमर्शियल प्रोडक्शन अल्कोहल और वाइन में भी यूज हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग इसके लिए क्या करते हैं? हम अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए, अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए हम लोग ईस्ट को ग्रो कर देते हैं नेचुरल शुगर्स पे। कौन से नेचुरल शुगर? जो ऑलरेडी ग्रेन्स हैं, जैसे बार्ले हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, या फिर क्रश्ड फ्रूट्स हैं, इनके अंदर जो शुगर प्रेजेंट होते हैं नेचुरल शुगर्स, उन्हीं के ऊपर हम ईस्ट को ग्रो करते हैं। ईस्ट उसमें रिप्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है, उनको सड़ाना स्टार्ट कर देता है, और जैसे जैसे उनको सड़ाना स्टार्ट करता है, उनकी फर्मेंटेशन होनी स्टार्ट होती है, वैसे वैसे वो शुगर जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता चला जाता है। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है? शाग्नि कब है? ऑडियो टालो और बताओ मुझे। यस सर, यस सर, क्लियर है। अबे बेटा क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। शाग्नि क्लियर है इतना? यस सर। अब है क्लियर है बेटा? ये वैक्सीन क्या होती हैं और ये क्या होता है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। एंटीबॉडीज क्या होते हैं? हमारी बॉडी में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करती है बॉडी, ताकि हम बॉडी के इन्फेक्शंस को फाइट कर सकें। तो जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजेंस। वैक्सीन क्या होते हैं? ये वो डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में बीमारी होने से पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, ताकि ये हमारी बॉडी में उन सूटेबल एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन कर सकें जिससे हम इन डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस को फाइट कर सकें, और ये हमारी बॉडी में हमेशा रहते हैं, ताकि आने वाले टाइम में भी कभी भी हमें इन डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से प्रॉब्लम ना हो, और ये हमें हमेशा उससे बचा के रखते हैं। क्लियर है इतना? यस सर। इतना क्लियर है बेटा जितना हमने किया? यस सर।